अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और आप हैं एजुकेशन सेक्शन में। नाज़रीन, आज हम इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के पिछली वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि पहली वीडियो, बल्कि आप ये यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा। पहली वीडियो में हमने डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की थी कि रिपोर्ट, रिसर्च पेपर और केस स्टडी की क्या डेफिनेशन है और इनके अंदर क्या फ़र्क है। दूसरी वीडियो जब हम आए थे इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग में, तो हमने फॉर्मेट तक इस आए थे। ये फॉर्मेट वाली स्लाइड जो कि लास्ट जिस पे हमने ख़त्म किया था, वो दोबारा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखें। ये मैंने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि गाइडलाइंस के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फाइनल फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट जो है वो कैसे डिसाइड होगा, ये जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेट विल बी गाइडेड बाय द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, कि जिस किस्म की रिपोर्ट है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बताएंगे कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपके जहन में होना चाहिए। तो ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप इनको जो ना देख सकते हैं। और उन दोनों को देखने के बाद जब आप ये आगे देखेंगे तो आप और अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे और आपके क्लैरिटी आएगी कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो किस तरह की जा सकती है। तो पहले आप देखें, ये है हेडिंग और टाइटल ऑफ द पेज। अब आप देखें कि हेडिंग क्या है। जब आप रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी तो सबसे पहले हेडिंग होगी उस रिपोर्ट की ना। लेकिन इस पे सजेशन ये है कि इसको आप टिल लास्ट छोड़ दें, कि आखिर में जाके जबकि तमाम रिपोर्ट आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो उस वक्त जो है ना फैसला करें, क्योंकि जो कंटेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि ये हेडिंग कैसी होनी चाहिए या इसका जो टाइटल पेज है वो किस तरीके से होना चाहिए। टाइटल, जो रिपोर्ट का टाइटल पेज है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एक किस्म का फेस होता है। वो देख के जो है रीडर को पता चलना चाहिए कि भी इसके अंदर ये हो सकता है। तो जितना दोनों का आपस में रब्त होगा, यानी जो कुछ अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर टाइटल होगा तो वो आपका बेहतरीन टाइटल भी होगा और रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी होगा। ये आपको पता है कि जो रिपोर्ट टाइटल है इस पे काफ़ी आपको गौर करना पड़ेगा। और फिर जो लेआउट है टाइटल पेज का, इसके बारे में आपने गौर करना है कि फिर आपने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है वो कौन सा फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका करैक्टर क्या होना चाहिए। और ये भी जो है फ़ॉन्ट का साइज़, करैक्टर, ये भी सारा कुछ जो है रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिपोर्ट के, उसके साथ मिलता होना चाहिए। इसी तरह कलर्स जो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर कौन से कलर्स जो है इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्रीकल्चर के बारे में अगर कोई रिपोर्ट आपकी लिख रहे हैं, वो एरिया है, तो आपका ग्रीन कलर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। या नेचर में जो बाकी कलर जो प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि ऑरेंजेस के कलर हैं, मैंगोज़ के कलर हैं, फिर ग्रीन कलर्स हैं, इनके साथ कोई मिलते जुलते हो सकते हैं। लेकिन आप अगर ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं या सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ अंदर है उसी के मुताबिक फ़ॉन्ट भी होना चाहिए और कलर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन भी उसके मुताबिक जो है ना होनी चाहिए। और फिर ये है कि आप ये देखें कि आप कौन से इमेजेस जो इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने अगर कोई लोगोज़ इस्तेमाल करने हैं, अगर किसी कंपनी के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं या रिपोर्ट किसी के लिए लिख रहे हैं और आपको फाइनेंस कोई और कर रहा है, तो दोनों कंपनीज़ के किस तरीके से लोगो आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी क्लियरली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइटल पे जो है फेस ऑफ द रिपोर्ट है और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। दूसरा देखते हैं, ये देखें स्लाइड मैंने चेंज किया, ये है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। अब ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स ये बड़ी ही ज़रूरी है। अगर आप बहुत कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं
और उसके अंदर आपने ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की हैं जो हमारे आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती, या जहां आपने रिपोर्ट देनी है तो उन लोगों का ये फील्ड नहीं है कि वो इन टर्म्स को समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर रिलेटेड कोई आपकी रिपोर्ट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, या सिलाब के बारे में आ गए, तो जिस से मुतल्लिक जहाँ रिपोर्ट जानी है, और अगर वो आम लोगों के पास भी रिपोर्ट जानी है तो ये आपको बड़ी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी आप नई टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, तो उनकी आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ज़्यादातर जो है ना ये बस एक पेज पे इसको होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा रिपोर्ट है, बड़ी मोटी रिपोर्ट है, लेंथी है, तो आप इस पे 2 पेजेस भी हो सकते हैं। और प्रेफरेबली जो है ये भी जो है ना, ये डिसीजन के ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स जो है ना वो लिखनी है, ये भी आप एंड पे रखें, क्योंकि जब आप लिख चुके होंगे और आप एक रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, या कोई और आपका एसोसिएट जो है वो रिपोर्ट को रिव्यू करेगा, तो आप ये उसको बता सकते हैं कि यार देखो कि कहाँ कोई हमने जो है ना डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया है जिसकी के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो बस एक लाइन में करें, इससे ज़्यादा फिर और बेहतर नहीं ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा 2 लाइन्स भी हो सकती हैं डिपेंडिंग कि आपकी टर्म्स जो है ना वो कैसी हैं। जी नेक्स्ट आते हैं, और ये देखें, पहला मैंने आपको टाइटल पेज बताया, ये अब मैं जो बता रहा हूँ आपको ये उस ऑर्डर में बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में आपने रिपोर्ट फाइनल करनी है, लेकिन जो कुछ बताया जा रहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको एंड पे छोड़ें। क्यों? कि जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपके जहन में तमाम पिक्चर आएगी कि जी ये ऐसा होना चाहिए, यानी टाइटल पेज ऐसा होना चाहिए, फिर ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स जो है वो कौन सी वर्ड्स और टर्म्स मैंने लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, वो भी आपको एंड पे करना है। फिर आप कंटेंट पेज पे आ जाएं, उसके बाद ज़ाहिर है कि कंटेंट पेज आपको आ जाएगा, लेकिन कंटेंट पेज भी आपने आखिर में करना है। लेकिन चूँकि होना पहले है तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप उस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करें कि जी पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एंड सो ऑन। लेकिन उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कब होगा? वो होगा जब आप रिपोर्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। तो कंटेंट जो है ये भी ऑब्वियसली एंड पे जो आप करेंगे। और ये भी एक है कि कंटेंट होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर छोटी सी रिपोर्ट्स हैं फ्यू पेजेस की, तो मेरा ख़्याल है कंटेंट की बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं भी होती। ठीक है, बाज़ दफ़ा रिपोर्ट्स की नेचर ऐसी होती है कि आप इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि आप पहले जो है ना कंटेंट्स देना ही नहीं चाहते, और आप रीडर को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चीज़ें जो ना बताना चाहते हैं। क्योंकि कंटेंट का ये होगा, इसमें होता है, ये ह्यूमन नेचर है। सीनियर लोग इस तरीके से करते हैं कि कंटेंट देखें और जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो उस पेज पे चले गए, या जो है वो देखते हैं कि जी ये टेबल आपने किसी जगह पे लिखा हुआ है तो वो टेबल देखने शुरू हो गए। तो एक जो है वो बिल्ट नहीं होता और उनके सामने हॉलिस्टिक पिक्चर नहीं आती, वो रिपोर्ट को उस तरीके से जान और समझ नहीं सकते। लेकिन अगर बड़ी रिपोर्ट हो, ज़रा लेंथी रिपोर्ट हो, तो फिर तो कंटेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि इट शुड बी एक्सप्लेन वाई द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट हैज़ बिन पुट टुगेदर। ठीक है, फिर जब आप कंटेंट्स लिख रहे हों तो उसमें यह ज़ाहिर है आप एंड पे लिख रहे होंगे, तो अगर आपने अपनी रिपोर्ट को डिफरेंट उसके सेक्शंस बनाए हैं तो सेक्शंस के हिसाब से लिखें। और फिर ये है कि आपने चेक करना है उसको कि भाई ये सेक्शन जो है इस पेज पे है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है, बल्कि कई रिपोर्ट्स में देखा है कि थोड़ा एक आध पेज का जो है ना फ़र्क पड़ा होता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हेडर और फुटर के बारे में भी आप देखें कि किस तरीके से आपने जो ना इस्तेमाल करने हैं, कौन सी चीज़ जो है वो
हेडर के ऊपर आनी है और कौन सी नीचे आनी है। पहले हेडर के ऊपर ये है कि हो सकता है कि रिपोर्ट का जो टाइटल है वो आप उस पे चलाएं, या वो सेक्शन जो है वो उसका जो है ना हेडर के ऊपर चलाएं, और फुटर के जो है आप कोई रेफरेंसेस जो हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद चौथा जो है ये एग्जेक्टिव समरी है। एग्जेक्टिव समरी जो है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये एक लेंथी रिपोर्ट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये एग्जेक्टिव समरी लिखना जो है ये भी एक आर्ट है, और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो पॉइंट एम्फेसाइज जिसको करना चाहते हैं एग्जेक्टिव समरी में आप उसको एम्फेसाइज कर सकते हैं, और बुलेट पॉइंट्स में आप लिखें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पहले जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में लिख लें। फिर उसके बाद जो है एक दो लाइंस या बैकग्राउंड के बारे में भी लिखे जा सकती हैं कि ये आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मेन बॉडी के बारे में लिख लें, फाइंडिंग्स के बारे में। फिर उसके बाद जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख लें, और उसके बाद अगर रिकमेंडेशन भी आपने इस किसी रिपोर्ट में हो सकती हैं, किसी में नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये मैंडेट पे डिपेंड करता है कि आपको कहा गया है कि आप अपनी रिकमेंडेशंस भी दें। तो एग्जेक्टिव समरी जो है ये भी ज़ाहिर है कि आप एंड पे लिखेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको ये चौथा बता रहा हूँ ये सारे ऐसे हैं जिनको कि आपने रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद जो है वो कंप्लीट करना है। Then next come background or introduction. This is very important because this will set the scene for reader and will enables him to understand the report in true perspective. क्योंकि जब आप कि आपको ज़रूरत क्यों पेश आई लिखने की जो है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जब एक दफ़ा सैलाब आए और मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने देखा कि लोग जो छोटा किसान है उसकी हेल्प करनी चाहिए जिसकी कि 12 एकड़ तक ज़मीन है। तो उन्होंने सारा डाटा जो ना कलेक्ट किया और फिर देखा कि जो पैसे लेने के लिए लोग जो हैं जिनको हेल्प के लिए देना चाह रहे थे और कुछ उनको मटेरियल भी दे रहे थे, खाद और बीज वगैरह, तो सिर्फ 33% लोग आए, तो बाकी लोग क्यों नहीं आए। तो ये सारी बैकग्राउंड आप लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है। तो बैकग्राउंड जो है वो आपको जहन में होगी तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जो ना पढ़ रहे हैं। फिर ये है कि इट गिव्स द रीडर ए स्नैपशॉट व्यू ऑफ द कंटेंट्स। ठीक है, समरी आपने पढ़ी है तो एक किस्म का सारा जो रिपोर्ट है उसको आप एक स्नैपशॉट जो है ना वो आपके सामने आ जाता है। और फिर ये है कि ये रियली आपका जो प्रोफेशनल इमेज है वो भी कन्वे करता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट राइटर है आप जो हैं, ये आपके लिए भी बेहतरीन मौका है कि आप अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो साबित कर सकें कि यू आर द राइट पर्सन जिसको कि ये रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है। द एग्जेक्टिव समरी इज़ रिटन ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, फिर आपने बैकग्राउंड में ये बताना है कि ये जो आपने सारा लिखा है ये क्यों जो है इस तरह आपने मटेरियल को इस तरह कलेक्ट किया और इसको इस शेप में किस तरह रखा गया है। यू मे इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग रिपोर्ट इन द सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मेथडोलॉजी ऑफ कलेक्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि आपने बताना है कि आपने डेटा और इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर की है। व्हाट वर द सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन आपके जो हैं, आपने ये कोई आर्काइव से लिया है, आपने किसी बुक से ये चीज़ें ली हैं, आपने जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपने कोई क्वेश्चनर जो ना बनाया था उससे ये की है, आपने फ़ाइलों से ली है,
ऑफिसेस को विज़िट किया है, इंटरव्यूज़ किए हैं, ये या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट से इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो यही आप मेथडोलॉजी जो ना ये बताएगी कि आपका डेटा और आपकी इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिसिटी ऑफ द जो है मेथडोलॉजी वो ही जो है आपकी रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाएगी। नेक्स्ट आप जो ये देख सकते हैं कि ये जो सोर्सेज हैं डेटा और इंफॉर्मेशन की या नॉलेज की, वो क्या हैं, ये मैं आपके साथ एक और स्लाइड जो ना वो शेयर कर लेता हूँ। ये ज़ाहिर है कि डिपेंड करता है कि रिपोर्ट जो है वो किस किस्म की आप लिख रहे हैं, लेकिन यूजुअली बुक्स अवेलेबल हैं, जर्नल्स हैं, फिर न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट है, डेटाबेसेस हैं, आर्काइव्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं जैसे मैंने कहा है, फिर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर रिपोर्ट्स हैं, फिर रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट किस्म के जो हैं, फिर अब ये है कि सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर कोई हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो ये सारे सोर्सेज हैं और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन से सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट आता है कि रिजल्ट्स। दिस सेक्शन शुड डिटेल द रिजल्ट्स फाइंडिंग्स, कि ये जो फाइंडिंग्स हैं आपकी, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, या पार्ट ऑफ नॉलेज है, या आपने डेटा और इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉलेज के अंदर, तो वो यह सारा इस पार्ट में जो ना वो आएगा। दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट और टेबुलेशन फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। ठीक है, बाज़ दफ़ा ज़रूरी होगा कि आप जो है वो जो टेबल्स हैं या ग्राफ्स जो हैं वो मेन बॉडी के अंदर ही बताएं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इनको एंड पे ले जाते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो आपकी रिपोर्ट है उसके फ्लो में स्टॉप ना आए या ब्लॉक ना आए, तो आप जो है ये इस किस्म के टेबल्स जो एंड पे ले जाते हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एक रिटन फॉर्म में जो ले आते हैं। देन अगेन ये डिपेंड करता है कि रिपोर्ट की नेचर कैसी है। अगर आपने कोई चीज़ समझानी है तो कुछ टेबल्स या ग्राफ जो हैं वो मेन बॉडी में भी रखना पड़ सकते हैं। इफ़ द रिजल्ट्स आर क्वाइट शॉर्ट दे कैन बी प्रेजेंटेड विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये उसके रिपोर्ट के अंदर भी आ सकते हैं और आखिर पे भी जा सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी नेचर और रिक्वायरमेंट ऑफ द रिपोर्ट पे जो ना। फिर और नेक्स्ट देखें, 8वां जो है ये है ऑब्जर्वेशंस। समटाइम्स प्रेजेंटिंग फैक्चुअल रिजल्ट ये काफ़ी नहीं होते, उसके साथ जो है ना आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस भी देना पड़ती हैं। You might wish to make your own comments on the subject of report, however it will depend on the mandate। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये बताया जाता है कि जी रिपोर्ट ऐसी है कि आपने डायरेक्ट जो है वो डाटा वगैरह कलेक्ट कर लिया है, तो ये हमें बताएं, और फिर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसी सूरत में आपने देनी है जबकि आपका जो मैंडेट है, जबकि रिक्वायरमेंट जो है रिपोर्ट की उस तरह है। Observations are not necessarily fact-based. Observations are your views basing on your professional knowledge, experience and competencies। क्योंकि जब आप ये सारा कुछ सुपरवाइज कर रहे होंगे या और आपके साथ लोग जो हैं डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह की है कि आप खुद से कर रहे हैं, तो जो आपकी अपना प्रीवियस नॉलेज है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं ये रिपोर्ट लिखते हुए, तो फिर उस सूरत में आप इस पोजीशन में हो सकते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दें। ठीक है, देन अगेन जैसे मैंने कहा है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है मैंडेट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग पे। फिर ये है कि मेकिंग इफेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, ये ज़रा देखें इसमें क्या है, किस तरीके से जो ना वो ऑब्जर्वेशंस आपको जो ना देनी चाहिए अपनी ऑब्जर्वेशन। फॉलो द फॉलोइंग, ये मैं आपको 3 जो है ना वो बता रहा हूँ
कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन सब अगर देनी है तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनको व्यू में रखें। पहला ये है कि एनालिसिस। दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, हाउ दे आर रिलेटेड और डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शंस। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होती हैं, ठीक है, तो आप उसको एनालिसिस उसका करना होता है कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, हियर से जो ना यहाँ नहीं चलेगा। फिर ये है कि सिंथेसाइज, दिस इज़ द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर, यानी जो आपने अलग-अलग चीज़ें की हैं तो फिर उनको आप करें। और तीसरा है इसको एवेल्युएट करें कि आपने जजमेंट देनी है उसके बाद। तो ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन का एक प्रोसीजर जो है ना वो होना चाहिए कि पहले आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका एनालिसिस कर लें, सिंथेसाइज करें और फिर एवेल्युएशन उसकी करने के बाद आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन दें ताकि ये प्रोफेशनल और यूज़फुल ऑब्ज़र्वेशंस जो ना वो हों। जी नेक्स्ट जो है वो देखें, ये अब हम आते हैं रिकमेंडेशंस पार्ट पे। अगेन जाके रिकमेंडेशंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग रिपोर्ट क्या है, तो ये उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे कि ये जो आप अपनी रिकमेंडेशंस देने लगे हैं क्या ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये आपने इसको रिलेट करना है और इसी से आपकी रिपोर्ट जो है वो इफेक्टिव यूज़फुल रिपोर्ट बनेगी। So this section contains recommendation based on findings of the report. Obviously आपकी जो findings हैं उस पे देंगे। तो recommendations जो हैं वो क्या हो सकती हैं, possibility क्या हो सकती है। एक आप कोई change suggest कर सकते हैं, उसमें कोई improvement suggest कर सकते हैं, कोई new ideas जो ना वो दे सकते हैं all together। यानी चेंज का मतलब है एग्जिस्टिंग पोजीशन को या किसी चीज़ को चेंज करना, फिर जो है एग्जिस्टिंग के अंदर ही जो है ना इम्प्रूवमेंट करना, और फिर तीसरा ये है कि ऑल टुगेदर कोई नई चीज़ जो ना बताना। और रिकमेंडेशंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाइंडिंग्स और रिज़ल्ट्स जो हैं ये उन पे डिपेंड करते हों। नेक्स्ट जो है ये नंबर 10 ये आएगा कंक्लूशन, कि आप रिपोर्ट को कंक्लूड कैसे करते हैं। इसमें हाउ फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर आइडियाज़ एंड रिकमेंडेशन शुड इम्प्रूव। अब आपने मतलब रिपोर्ट लिखी है, आपने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, तो फिर कंक्लूड करें रिकमेंडेशंस के बाद कि जी इस तरह जो है जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं बेस्ड ऑन द डाटा विच आई हैव कलेक्टेड और इन्फॉर्मेशन, इसमें आपकी कोई सर्विसेज हैं तो इस तरह इम्प्रूव होंगी, या प्रोडक्टिविटी जो है वो इस तरह होगी इम्प्रूव, या जो असेसमेंट है आपकी वो बताएं कि ये जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे तो उसका आउटकम जो है ना क्या होगा। तो योर एवेल्युएशन ऑफ द बेनिफिट्स जो हैं ये आप बताएं। तो इट्स ए चांस फॉर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, क्योंकि जब आप उनको अपना कंक्लूजन में बता रहे होंगे कि आपको ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। फिर एक एग्ज़ाम्पल में आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो ना वो कोई भी एरिया हो सकता है, सोशल साइंसेस का एरिया हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कोई ब्रिज टूट गया तो उसके बारे में जब आप सारा जो है ना डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर आपकी रिकमेंडेशंस तभी दे सकते हैं जब आपके इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं, आप अपने एसोसिएट भी मुकर्रर कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन जो है वो ये है कि आप उनको बताते हैं कि आप हमारी रिकमेंडेशन को अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो फ्यूचर में ये फ़वाइद जो ना हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट विल डिस्प्ले योर प्रोफेशनलिज्म, और जो आपसे रिपोर्ट लिखवा है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आखिर में जो है ये आएगा अपेंडिसेस जो ना, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि होने चाहिए ये, ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक समझी जाए, लेकिन आपने उनको मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में नहीं लिखा
तो वो इसके साथ जो अटैच करें, ताकि कोई अगर डिटेल में जाना चाहे, ओरिजिनल रेफरेंसेस देखना चाहे, तो वो इसको देख सकें। फिर आए कि नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि नंबरिंग रिपोर्ट सेक्शंस जो हैं, ये भी ज़ाहिर है कि आपने एंड पे करना है कि ये आप इसलिए भी कि किसी ने कोई आपस में रिपोर्ट जब उन्होंने डिस्कस करनी हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नंबरिंग या इनके पार्ट्स बनाना या सेक्शंस बनाना जो है। तो मसलन आपने लिखा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो, तो आपको लिख के अगर वो दे रहे हैं तो उनके लिए आसान होगा कि वो लिख सकेंगे जी ये सेक्शन 3 का पैरा नंबर 2 और सब पैरा जो है वो 2.3। तो ये साथ सारा लिखना, नंबरिंग करना जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसलन आपका जो इंट्रोडक्शन है, अगर वो 1 है, उसके साथ अगर उसका दूसरा पैरा आप लिख रहे हैं तो 1.1 हो सकता है, तीसरा भी अगर आ गया तो 1.2 हो सकता है। इस तरह सेक्शन में चले जाएं तो वो सेक्शन 2 हो जाएगा, उसका पहला पैराग्राफ जो 2.1 हो जाएगा, और सो ऑन। यानी इस तरीके से प्रॉपर जो तरीके से हर चीज़ की नंबरिंग जो ना हुई होनी चाहिए। आखिर में आएगा इम्पैक्ट। ये जो आपके पास अब हाथ में पूरी रिपोर्ट है, इसका इम्पैक्ट जो है, जिनके हाथ में ये रिपोर्ट गई है उन पे कैसा है। तो ये तो पूरी रिपोर्ट का इम्पैक्ट होगा। एक विजुअल इम्पैक्ट भी है इसका जो ना, ये मतलब कोई रिपोर्ट हाथ में लेता है, जैसे मैंने कहा टाइटल पेज है तो वो कैसी दिखती है, आपने उसकी बाइंडिंग कैसी करवाई है, कोई टेप बाइंडिंग है, स्पाइरल बाइंडिंग है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी रिपोर्ट है, और आपने किस तरीके से की है कि रीडर के लिए बहुत आसानी हो उसके अंदर जो है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर जैसे टाइटल पेज का मैंने बताया था, कलर्स, फॉन्ट साइज़, ये सारा वो देख के उसका इम्पैक्ट होगा। और फिर जो ही वो समरी पढ़ेगा या कंटेंट्स देखेगा तो उसके भी जो ना एक इम्पैक्ट होगा। सो रिपोर्ट को सिर्फ ये ना देखें कि अंदर आपने जो डाटा कलेक्ट किया है या इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है जबकि वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो जब रिपोर्ट हाथ में जाएगी तो उसका जो विजुअल इम्पैक्ट है वो उसको आप अंडरमाइन ना करें, ठीक है। जब पहला पेज खुलेगा फिर जो कुछ सामने लिखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह एक एक चीज़ जो है आपने उसको कंसिडर करना है, और अपनी रिपोर्ट को जो है एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी मरतबा भी उसको रिव्यू करना है, और गलती नहीं होनी चाहिए। फिर स्मॉल सेंटेंसेस, इजी वर्ड्स, और ये बहुत जो ना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह रिसर्च पेपर लिखने के बारे में बात करेंगे कि उसकी बिगनिंग जो है ना वो कैसे की जानी चाहिए। तो ये वीडियो जो है ये फॉरवर्ड ज़रूर करें, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टीचर्स, और जो प्राइवेट कंपनीज़ में और इवन जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी गाइडलाइंस जो है ना इम्पॉर्टेंट है। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।